नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी दिल्ली की, जहां दिल्ली चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग के लिए नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचलियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों का दुश्मन बताया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने समारोह को लेकर कमर कस ली है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा के ग्राम सिलारी कला में सरकारी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हटवाने के लिए ग्रामीण परेशान है। क्यों है ग्रामीण परेशान, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग के लिए नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। मीटिंग के बाद भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मीटिंग में हमें जेपी नड्डा और अमित शाह से संगठन को लेकर जरूरी निर्देश मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई। पार्टी करीब 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी कालकाजी सीट से भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को यहां से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन उनके विवादित बयानों के कारण पार्टी कैंडिडेट बदलने का फैसला ले सकती है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नजम अहसन जुड़ चुके हैं। नजम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नजम जी, 29 नामों की लिस्ट तो पहले ही जारी हो चुकी है, अब 30 नामों की लिस्ट जारी होने वाली है। क्या कुछ नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक देखा जाए दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार ये बैठकें जारी है, दोनों दल बैठक कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कालकाजी से रमेश बिधूड़ी जी का मुझे आशंका है। और जिस तरह से इन्होंने एक विवादित बयान दिया था, तो कालकाजी से इनका टिकट बदला जा सकता है। मुझे इस बात से चूंकि 1993 में पहली बार बीजेपी ने वहां जीत हासिल की थी। आज तक बीजेपी ने 1993 के बाद से कालकाजी से आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता है। लेकिन रमेश बिधूड़ी का टिकट कटने तय माना जा रहा है। वहां से मीनाक्षी जी को कैंडिडेट बनाया जा सकता है, और भी कैंडिडेट है वहां से। लेकिन दिल्ली के जिस तरह से जेपी नड्डा जी आज अमित शाह जी के पास बैठक करने गए थे, तो बहुत सारी सीटों पर नामों की चर्चा जो चल रही है, और भी नाम कर सकते हैं। नजम जी, इसमें सांसद जी पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी का भी नाम सामने आ रहा है। क्या उनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है? बिल्कुल, इस बात की चर्चा जो है काफी दिनों से चल रही है। जब विवाद से पहले भी उनके नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी वजह से उस सीट पर कैंडिडेट का नाम रोक दिया गया था। लेकिन एकाएक इस तरह के विवादित बयान देने से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी पे उन्होंने इस तरह का बयान दिया, मीनाक्षी आतिशी पर बयान दिया, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है और एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी है, तो उस तरह के विवादित बयान देने से पार्टी की छवि भी खराब होती है। जी तो जेपी नड्डा जी ने भी इस बारे में ये कहा था कि हम विचार हैं, लेकिन आज अमित शाह जी की बैठक में पूरी उम्मीद ये है कि पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जी का नाम कट सकता है। उससे पहले भी उन्होंने संसद में भी इस तरह के विवादास्पद बयान दिए थे। दानिश अली के बारे में भी बयान दिया था, लेकिन सरकार ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन इस तरह का उत्तर जबकि दिल्ली में चुनाव है, और दिल्ली के चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो बीजेपी विवादों से बचना चाहती है। और जिस तरह से ये विवाद बयान दिया है, इन्होंने विवादित बयान दिया है, तो इससे ये लगता है कि मीनाक्षी जी को टिकट बिल्कुल मिलना तय है। जी
नजम जी, यहाँ पर आतिशी के खिलाफ रमेश भिदुड़ी को खड़ा किया गया था, जो कि जिनका नाम अब बदलने वाला है। जिस तरीके से आपने बताया कि विवादित बयानों के कारण ये फैसला लिया जा सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भिदुड़ी के बाद कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो आतिशी, सीएम आतिशी को टक्कर दे सकता है? देखिए, सीएम आतिशी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो शालीनता की भाषा बोलती हैं, बहुत एक अच्छी महिला है और उनके स्वभाव भी बहुत अच्छा है। लोगों से वो शिक्षा मंत्री भी रही और लोगों से जिस तरह से मिलना जुलना, तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक अच्छा से अच्छा कैंडिडेट सामने ले आए। लेकिन अभी वो नजम जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विचार रखने के लिए। चलिए, दूसरी बड़ी खबर भी दिल्ली से ही है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचलियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों का दुश्मन बताया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों को अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि 5 फरवरी को पूर्वांचल के लोग इसका जवाब देंगे। वहीं अब बीजेपी के पूर्वांचल वाले बयान पर केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धरना पार्टी बन गई है, रोज मेरे घर के बाहर धरने पर बैठते हैं, पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। पूर्वांचली समाज कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, वहां भाजपा ने क्या किया है? हमने वहां सड़कें, बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, लोगों को सम्मान की जिंदगी दी। भाजपा के बनाने से कोई मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। सुबह शाम सिर्फ केजरीवाल को गाली देते हैं, क्या इससे विकास होगा? अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग कौन कराना चाहता है? चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द्विवेदी जी, सवाल यही कि दिल्ली चुनावों में पूर्वांचली बनाम अन्य की जंग कौन कराना चाहता है? देखिए, निश्चित तौर पर चुनावी एक समीकरण बन गए हैं और जिस प्रकार से प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, तो अब हमलावर लगातार तेज हो रहे हैं। जो बोलचाल का युद्ध है, जो हम राजनीतिक में दौर में बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ा जा रहा है। अब जिस प्रकार से पूर्वांचल की बाहुल सीट है, करीबन 17 सीटें पर जीत हार तय है, तो इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए बयानबाजियों का जो दौर है, वो लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल द्विवेदी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है और छींटाकशी तो यूं ही जारी रहेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये जो जंग बीच में छेड़ी जा रही है पूर्वांचलों की और अन्य लोगों की, तो इस जंग से फायदा आखिर किसको मिलने वाला है? देखिए, ये तो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव होंगे, मतदान होगा, मतदान के बाद मतगणना होगी, लेकिन लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। लेकिन आपने देखा होगा से पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार का जो कायाकल्प और पूर्वांचलों जिस प्रकार की पार्टी ने की है, चाहे का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य का कार्य हो, उसके बाद उन्होंने जो एक करी है पुजारी घोषणा, ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा साबित हो रही है आप के लिए। पूर्वांचल का एक जो सीट बेल्ट है ज्यादा है वहां पर, और वहां का वोट बैंक बहुत, तो लगातार जो भी दल है, पार्टी हो, वह चाहती है कि ये वोट को किसी भी प्रकार से कैप्चर किया जाए और ये वोट कहीं राजनीतिक दल में ना जाए। तो बातें कर इनको अपनी तरफ के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन द्विवेदी जी, एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है कि 3 हफ्ते में ही केजरीवाल का दाव आखिर उल्टा कैसे पड़ गया? देखिए, दाव है ना, ये भी अभी एक संशय है, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट में एक राजनीति है और किस आधार पर क्या कहा जाता है देता है, क्योंकि एक पार्टी की जब आप और पहले चले जाएंगे तो लगातार ये माना जा रहा था कि वे चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन वो जीत के 2 बार जीत के ऐसा अपने आप को क्या है कि हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को
ये उनकी एक टैगलाइन हुआ करती थी और उन्होंने करके भी दिखाया। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के या अन्य राजनीतिक दलों के विधायक जीत कर नहीं आए, वहां पर ज्यादा विधायक पार्टी के जीत के आए और को बिना किसों के चलाया इतने वर्ष। तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार का कोई एजेंडा किया जा रहा है तो हो सकता है कि राजनीति का ही एक हिस्सा हो। लेकिन दावा किया जा रहा है क्योंकि 17 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जो पूर्वांचल बाहुल्य मानी जाती हैं, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं जीत का और ये 17 सीटें जीतने का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 17 सीटें हैं वो किसके कब्जे में जाएंगी? देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी बताया, क्योंकि देखिए मैं एक अपना मत दे सकता हूँ, मतदान के आधार पर जो परिणाम आएंगे उसके सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पूर्वांचल के लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य किया होगा आम आदमी पार्टी ने, तो ये सीट ज्यादा देखिए द्विवेदी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टियों ने कुछ अच्छा काम किया होगा, लेकिन अगर हम चुनावी रेवड़ियां ऐसे कह सकते हैं कि वो तो लगातार आम आदमी पार्टी जो बांटी रही है, पहले ऑटो वालों को, ऑटो रिक्शा को उन्होंने रेवड़ियां बांटी, उसके बाद महिलाओं के लिए योजना लेकर आई और अब पुजारियों के लिए बड़ी योजना वो यहाँ पर लेकर आई है। तो ऐसे में बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी कोई खास इंस्टेंट या खास दाव यहाँ पर दिखाना चाहेगी? क्योंकि हो सकता है ये जो योजनाएं हैं इसका कुछ ज्यादा ही खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़े। आपका जो प्रश्न है वह बहुत ही वाजिब प्रश्न है, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। जिस पार्टी ने लगातार फ्रीबीज दे करके, लोक लुभावन वादे करके और उसको लुभाया है जनता को, इस प्रकार से बीजेपी का भी ऐसा कोई बड़ा दाव देखने को नहीं मिला और ऐसी कोई बड़ी योजना का घोषणा अभी करने दिखी नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब ऐसा होता है तो जो पोलराइजेशन ऑफ वोट होता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होता है। अगर उनको ये लगता है कि जो स्थिर सरकार है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे लाडली बहना योजना अगर मध्य प्रदेश की बात करें या जो भी जैसे अन्य प्रदेश में चल रही है, तो जब आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 2000 रुपए के आसपास हम बहनों को राशि देंगे, सम्मान राशि देंगे, तो वोट बैंक का जो पोलराइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि अगर यही सरकार आ गई तो हो सकता है कि 2000 रुपए हमें मिलने लगे, तो वो अपना वोट को डाइवर्ट नहीं करता है। तो लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी ऐसी कोई भी लुभावन बातें नहीं करी गई हैं वोटरों के लिए और फ्रीबीज की भी बात नहीं हो रही है। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा जब उनका घोषणा पत्र जारी होगा कि वे ऐसा क्या लेकर आ रहे हैं कि जिससे जनता उनको वोट करे। बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले समय में पता चलेगा ये जो लुभावने वादे किए हैं जनता किनकी और किनको अपना समर्थन देती है और किसे वहां की सत्ता की चाबी सौंपती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। चलिए तीसरे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने शनिवार 11 जनवरी से शुरू होने जा रहे समारोह को लेकर कमर कस ली है। राज्य के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का आगाज और रामलला का अभिषेक करेंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी पर भी भव्य आयोजन होगा। ये महोत्सव 11 से 13 जनवरी तक जारी रहेगा। पहले दिन रामलला की विशेष पूजा और अभिषेक होगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जिस विधि विधान से रामलला का अभिषेक किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन भी रामलला का अभिषेक होगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी पहली वर्षगांठ अब आने वाली है, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो तैयारियां किस तरह की हुई हैं? क्या कुछ वहां पर आयोजन होंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल रूबी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले साल आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसको देखते हुए इस बार 11 से 13 जनवरी तक भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसकी जन्म वर्षगांठ मनाया जाएगा। आपको बता दें इस वर्षगांठ की जो बनाई जा रही है इसकी बहुत भव्य तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन का जो ये कार्यक्रम चलेगा इसमें 5 लाख के आएंगे। कई वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान भी इसमें शामिल होंगे। इसको देखते हुए जो प्रशासन ने वहां पर आपको बता दें कि जो वीवीआईपी दर्शन है उनको बंद कर दिया है, खाली सामान्य दर्शन चल रहे हैं। इसकी जो तैयारियां हो रही है वो आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट जो है अंगन टीला पर इसकी पूरी तैयारियां करवा रही है, जहां पर पूरा जो है जर्मन हैंगर लगवाए जा रहे हैं।
राम कथा होगी, जिसमें आपको बता दें कि राम कथा में रामभद्राचार्य, वसुदेवानंद सरस्वती की राम कथा होगी। मालिनी अवस्थी जो लोक गायिका है उनका जो गीत पेश किए जाएंगे। वहीं राम कुमार कवि जो कवि कुमार विश्वास है, उनकी अपने अपने राम की जो राम कथा होगी। तो ये कह सकते हैं इसकी पूरी तैयारियां, और ये तैयारियां उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लगभग करके उसी तरीके से, क्योंकि कुंभ का मेला भी चल रहा है और साथ साथ इसकी भी तैयारियां जो हो रही है, इस अपने आप में एक अद्भुत समय नजर आएगा। क्योंकि 11 से 13 जो आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम होगा, और 11 तारीख से ही कुंभ का स्नान शुरू हो रहा है, जहां पर 13 तारीख को पहला स्नान होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है अयोध्या और जो प्रयागराज बहुत करीब है, इससे वहां भी भीड़ बढ़ने की कोशिश है। वहीं आपको बता दें 11 से 13 तारीख को करीब करीब 2 लाख लोग पूजन दर्शन के लोग पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ उसकी खुद जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी जिस दिन वर्षगांठ है, जन्म शताब्दी जन्म वर्ष मनाया जा रहा है जन्मदिन, उसी दिन वो भगवान राम की जो है आरती करेंगे, पूजन करेंगे और उनका अभिषेक करेंगे। उसके साथ साथ आपको बता दें और भी कई कार्यक्रम है, श्रृंगार आरती है, कथा है, इसकी भी कई तरीके की तैयारियां की जा रही। चंपत राय जो ट्रस्टी है रामलला ट्रस्ट के, उन्होंने बताया है कि जो ये भव्यता है, दिव्यता है भगवान राम की, वो पूरी तरीके से उसी तरीके से मनाई जाएगी जिस तरीके से जो है भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। अरूप, जिस तरीके से आपने बताया कि 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना यहाँ पर आपने जताई है, तो 5 लाख श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। उन श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास विशेषताएं की, और ये भी आपने बताया कि वीवीआईपी जो दर्शन है कल से शायद वो वर्जित कर दिए जाएंगे, तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या सिर्फ इसलिए कि वीवीआईपी लोग जो पहुंचते हैं तो उनको देखते हुए भीड़ और ज्यादा उमड़ जाती है? क्या इसलिए ये वीवीआईपी दर्शन वर्जित किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए वीवीआईपी दर्शन इसलिए भी वर्जित किए गए हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक प्रशासन का बड़ा अमला उस तरफ लग जाता है, जिससे कहीं न कहीं जो भीड़ आती है उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ में चूंकि जो मेन द्वार है वहां से नगर के दूसरे द्वारों से उनको लेके जाया जाता है, उससे भी कहीं कहीं अव्यवस्था होती है। तो इस वजह से वीवीआईपी दर्शन, जब भी ऐसी कोई समस्या आती है या कोई ऐसे आयोजन होते हैं जैसे रामनवमी हुई और जैसे अब आज प्राण प्रतिष्ठा का जो जन्म वर्ष मनाया जा रहा है, तो इन सब में इसको इसीलिए बंद कर दिया जाता है। वहीं वीआईपी गेस्ट हाउस, जो वीआईपी जो मेहमान आएंगे 5 लाख, उनके रहने के लिए 110 वीआईपी गेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहां पे रुकाया जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे जो अयोध्या नगर है उसको सजाया भी जा रहा है, उसकी साफ सफाई भी की जा रही है। और पिछले साल जब जो कार्यक्रमों की जो निर्माण कार्य हुए थे, उनमें जहां जहां भी अगर छोटी मोटी टूट फूट भी हो गई है, उसका भी जो कहीं न कहीं जो मरम्मत की जा रही है। वहीं 1 साल हो चुका है तो राम मंदिर के स्वरूप में भी बदलाव हुआ है, वो भी कहीं न कहीं अपना भव्य रूप ले रहा है। कुछ निर्माण भी बढ़ गया है, कुछ प्रांगण का निर्माण भी बढ़ गया है। तो ऐसे बहुत सारी जो पहले जो लोग दर्शन करने आए थे, इस बार जब दर्शन करने आएंगे तो उनको उसमें कुछ न कुछ बदला नजर आपको आएगा, मिलेगा। और ये कहीं न कहीं जो है एक मैसेज बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अभी से जो है मीडिया को भी उन्होंने बुलाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि किस तरीके से हम इसकी भव्यता को दिखाएंगे, कौन कौन सी तैयारियां करेंगे। दूसरी तरफ जहाँ बड़े बड़े जो सन्यासी आ रहे हैं, जैसे रामभद्राचार्य की कथा होती है तो अपने आप में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वासुदेवानंद जी की जो है कथा होती है, तो इस तरीके से जो है बहुत व्यवस्थाएं की जाएंगी। यात्रियों के लिए भी जैसे यज्ञ मंडप बनाए जा रहे हैं, यात्रियों के लिए जो है रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ आपको बता दें जो अन्य कथावाचक गायक है, कथावाचक, उनकी भी पूरी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। ठीक है, हमें लगता है कि काफी भव्य नजारा होगा वो जिस दिन ये वर्षगांठ पड़ेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा के ग्राम सिलारी कला में सरकारी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हटवाने के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुरा तहसील के ग्राम सिलारी कला में तालाब की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। ग्रामीण अतिक्रमण हटवाने के लिए तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं। इस मामले में जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 6 महीने से तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक आवेदन दे चुके हैं, पर मामला जो है वो जस का तस बना हुआ है। विभाग द्वारा नपती भी कराई जा चुकी है, लेकिन दबंगों द्वारा किया गया कब्जा
अब तक नहीं हटवाया गया? क्या वजह है जो लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटवाया गया? क्यों प्रशासन यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। जब इस विषय में जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। ग्रामीणों की समस्या का क्या कभी निराकरण हो पाएगा या फिर मामला यूं ही चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जगह नहीं थी, हमने टपरिया डाल ली थी। 14 तारीख को हमें नोटिस आया, हमने टपरिया खोल ली इसी दिन। नोटिस आया तो उसी दिन खोल ली। कितने लोगों ने अपने? दो लोगों ने। अब आप क्या चाहते हैं? साहब जगह रहने के लिए नहीं जाती, जगह नहीं। तो आप सरकारी जगह पे कब्जा दिया? हाँ, यही परेशानी है कि यहाँ ना ढोरों चलने की जगह है, बैठने की जगह है। गरीबों को समस्या आ रही, तो बड़े लोग कब्जा करें फिर भूमि पे तालाब पर। ये बताइए आप कहाँ शिकायत कर चुके? हम एटीएम साहब के यहाँ भी शिकायत पहुँचे, तहसीलदार महोदय से 2 बार कर चुके और कलेक्टर को ने पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये बताइए क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं गरीबों के लिए निस्ता के लिए जगह नहीं बची, दबंग आदमियों द्वारा कब्जा कर लिया है। उसकी सीमांकन किया गया राजस्व अधिकारी महोदय, पटवारी महोदय द्वारा, जब अपन को ज्ञात हुआ कि फलाने लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ये बताइए आप लगभग कितनी जगह पे अतिक्रमण किया? जो मैंने नोटिस जारी किए थे उसमें लिखी है कौन कितने जगह पे कितना कब्जा कर। नोटिस भी मिल चुके उनको? नोटिस मिल चुके हैं। कितना समय हो गया आपको शिकायत करे हुए? हमने जून के महीने से। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रायसेन से राघवेंद्र रघुवंशी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे सीधे ही कि 6 महीने हो गए, वहां के ग्रामवासी जो ग्रामीण है परेशान है, अतिक्रमण हटाया क्यों नहीं जा रहा? और जब वो तहसीलदार और कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपको बता दें, लगभग 6 महीने से ग्रामीण तालाब के पास किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तहसीलदार से लेकर कलेक्टर महोदय तक आवेदन पत्र दिए गए, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। यहाँ पर लगभग 7 एकड़ जमीन, 1 एकड़ के आसपास कुछ दबंगों का कब्जा है और कुछ ग्रामीणों ने यहाँ मकान बनाकर रखे हुए हैं टपरिया टाइप की। उनको तो गवर्नमेंट बोलती है आप हटा दिया जाएगा, उनको नोटिस दिए गए, लेकिन यहाँ पर किसानी खेती की गई है लगभग 1 एकड़ पर, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है। राघवेंद्र, वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस संबंध में, क्या उनसे कभी आपकी कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन तहसीलदार ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे। एसडीएम महोदय से बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसमें। ऐसा लगता है मामला जस का तस बना रहेगा, ग्रामीणों की सुनवाई नहीं होगी। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो दबंग है, वहां पर जो पैर पसार कर दबंग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उनका संरक्षण उनको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि तहसीलदार से आपने बात की, कलेक्टर से भी शायद आपने बात की है, तो कोई आश्वासन देने के बजाय उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण उनको प्राप्त हो रहा है। जी बिल्कुल, संरक्षण प्राप्त हो रहा है, इसी वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके के हालात हैं, उन्हीं हालातों में वो जीवन अपना बसर करेंगे या कुछ आवाज उठाएंगे? क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? जी, ग्रामीण अब कलेक्टर की ओर रुख करने वाले हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। पर राघवेंद्र, यहाँ पर अभी ग्रामीणों ने बताया, जिस तरीके से खबर हमारे सामने आई है, ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर को पहले ही वो आवेदन दे चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं। दोबारा कलेक्टर के पास पहुंचेंगे क्या वो? जी बिल्कुल, दोबारा पहुंचने की तैयारी है। लगभग एक बार फिर कलेक्टर का रुख किया जाएगा। कलेक्टर के पास पहुंचेंगे ग्रामीण, एक बार फिर आवेदन देंगे। ठीक है राघवेंद्र, आप इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट है हम तक तुरंत पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।